हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये पिरामल इंटरप्राइज़ के जो रिज़ल्ट आए हैं उसको एनालाइज़ करने का है। तो इस रिज़ल्ट में हम पिरामल इंटरप्राइज़ के रिज़ल्ट्स को एनालाइज़ करेंगे कि कैसा रहा पिरामल इंटरप्राइज़ का रिज़ल्ट। तो सबसे पहले तो किसी भी बिज़नेस को एनालाइज़ करने से पहले, उसके रिज़ल्ट्स को एनालाइज़ करने से पहले हमको उनके रेवेन्यू के स्ट्रीम्स समझनी होती है, बिज़नेस को समझना होता है। तो पिरामल की बिज़नेस को पहले समझते हैं, देन उसके बाद हम उसके रिजल्ट्स को देखते हैं और उसके बाद फिर उसके आगे की आउटलुक को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमारा पिरामल की बिज़नेस जो है बेसिकली वो फार्मा के अंदर में है और फाइनेंशियल सर्विसेज में है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनका बड़ा आर्म है, वहाँ से तकरीबन 58% की रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो, 42% की रेवेन्यू उनको फार्मा से आती है। इसके अलावा जो है $1 बिलियन का बेन कैपिटल के साथ CDPQ के साथ मिलकर वो इन्वेस्टमेंट के अंदर में भी हैं और उन्होंने इंश्योरेंस के अंदर में भी अपना लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में स्टार्ट किया है चीज़ें। इस बार उन्होंने इस वाले क्वार्टर के अंदर में माइक्रो फाइनेंस की बुक भी स्टार्ट करी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उनके फाइनेंशियल सर्विसेज बिज़नेस को समझते हैं क्योंकि सबसे बड़ा बिज़नेस उनका वही है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज बिज़नेस के अंदर में उनकी तकरीबन 65,000 करोड़ के आसपास की जो है उनकी लोन बुक है, AUM है। उसके अंदर में मेजर पार्ट जो है वो होलसेल बुक है, तकरीबन 67% के अराउंड जो है होलसेल बुक है और 63% के अराउंड होलसेल बुक है, 37% के अराउंड जो है वो रिटेल बुक है। होलसेल बुक में बेसिकली वो क्या करते हैं, होलसेल बुक में वो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं इन कमर्शियल रियल एस्टेट, इन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, वहाँ पे वो लोन डिसबर्स करते हैं, लोन डिसबर्सल होता है उनका मोस्टली। तो होलसेल बुक जो है और रिटेल बुक का जैसे हमने सेगमेंटेशन देखा, रिटेल बुक जो है मोस्टली वो आया है आपके DHFL के एक्विजिशन की वजह से, जो कि तकरीबन 23,000 करोड़ के आसपास का बुक है आउट ऑफ टोटल AUM ऑफ 65,000 करोड़। उसके बाद जो हम देखते हैं कि होलसेल में जैसे मैंने बोला कि रियल एस्टेट और उनके डेवलपर्स को वो फाइनेंस करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो सिक्योर्ड उनके रियल एस्टेट के अंदर में है। 75% जो उन्होंने लोन दे रखे हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर को होलसेल बुक में दे रखा है और तकरीबन 40% जो एक्सपोजर है वो मुंबई महाराष्ट्र रीजन में, MMR रीजन में है, जहाँ पे उनका मेजर बुक्स आता है। उसके बाद वो बेंगलुरु रीजन में उनका सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोजर है। तो अभी अगर उनके होलसेल बुक की बात करें तो किसी भी एक मतलब लोन्स के अंदर में तकरीबन 120 अकाउंट्स हैं वहाँ पे, उसमें किसी भी एक जो बुक है उसके अंदर किसी भी एक के ऊपर 5% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं है AUM का। तो होलसेल बुक के अंदर में यील्ड्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं बट रिस्क वहाँ इन्वॉल्व होता है, जैसे इस बार वो रिस्क थोड़ा सा माइल्डली प्ले आउट हुआ। रिटेल बुक के अंदर में अगर देखें तो DHFL के एक्विजिशन की वजह से उनके पास एक बड़ा रिटेल बुक आया। रिटेल बुक के अंदर में मेजरली जो है उनका सिक्योर्ड बुक है, तकरीबन 95% का जो बुक है वो सिक्योर्ड है, रिमेनिंग बुक जो है वो अनसिक्योर्ड है। तो ये तो उनके फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस की बात हुई। रिटेल बुक के माइक्रो फाइनेंस के अंदर में उन्होंने अपनी नई बिज़नेस स्टार्ट करी है। इस बार वो राजस्थान और बिहार से उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया है, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल के ऊपर स्टार्ट किया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बिज़नेस के बारे में थी। अब हम समझते हैं कि उनके बिज़नेस में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम रिटेल के अंदर में देखें तो वेटेड एवरेज जो बुक है, जो वेटेड एवरेज उनका लेंडिंग का जो बुक है उसमें तकरीबन 12.5 लाख रुपए की एवरेज टिकट साइज़ है और 13.5% की यील्ड पे वो बुक उनका जनरेट करते हैं, वहाँ से उन्होंने लोन दे रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में कॉस्ट ऑफ फंड जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से हम देखें तो पिरामल ने इस क्वार्टर के अंदर में अपने कॉस्ट ऑफ फंड को रिड्यूस किया है, तकरीबन 40 बिप्स से उनका बुक रिड्यूस हुआ है। 8.80 उनका एवरेज कॉस्ट पड़ा है और जो कि 9.20 था लास्ट क्वार्टर में। तो ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में काफ़ी अच्छा इनका ये रहा। लोन टू जो बुक वैल्यू है, लोन टू वैल्यू ऑफ लोन्स है वो 64% के आसपास का है हाउसिंग के अंदर में, जो कि बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर्ड है उस तरीके से। और ज़्यादातर जो उनके लेंडिंग हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउसेज़ के हैं, 75% ऑलरेडी हाउसेज़ बनी हुई हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे सेफ्टी भी है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज का बिज़नेस था उनका। फार्मा का बिज़नेस जो है उनका देखें तो वो 3 पार्ट्स में है फार्मा का बिज़नेस।
वो एक CDMO है, CHG है और ICH है। वहाँ पे ये 3 डिवीजन्स हैं उनके। CDMO उनका सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न है। मोस्टली वो वहाँ पे उनके ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं। उनके जो अगर रेवेन्यू का फ्रेगमेंटेशन देखें तो मोस्टली जो है वो उनको लैटिन अमेरिका और यूरोप से रेवेन्यू आता है। लैटिन अमेरिका उनका बहुत बड़ा मार्केट है। इन 40% प्लस का वहाँ से रेवेन्यू आता है। तकरीबन 23% के अराउंड यूरोप से आता है। 22% के अराउंड वो इंडिया से जनरेट करते हैं। इसके अंदर ब्रांडेड वाले में भी उनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है इंडिया के ICH के अंदर में, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। बट ये क्वार्टर थोड़ा सा फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका वीक रहा। तो सब चलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। उनका NII ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छा रहा इस बार। NII ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा ग्रो किया उनका। लास्ट क्वार्टर में वो जो है उनका लॉसेस थे नेट बेसिस पे इन फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी उन्होंने इस लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आया था वो 2% QOQ जो आया वो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में आया रेवेन्यू में। बट फार्मा डिवीज़न जो है वो अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। 31% के अराउंड का फार्मा में अंडर परफॉर्मेंस रहा QOQ। रेवेन्यू वाइज वो डाउन रहे। मोस्टली वो जो आया वो CDMO डिवीज़न से आया। तो ओवरऑल वो कहीं ना कहीं उसने पूरी रेवेन्यू को ड्रैग किया और 15% के आसपास रेवेन्यू बेसिस पे वो डाउन हो गए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो उन्होंने इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट अर्न करी है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर जहां वो लॉसेज में थे। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज के एसेट क्वालिटी की बात करें तो उसके एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा वीकनेस आया। जो GNPA है उनका 30 बिप्स से बढ़ गया। NNPA भी 20 बिप्स से बढ़ गया। स्टेज 3 अकाउंट्स में भी थोड़ी सी स्लिपेजेस आई, वो स्टेज 2 से स्टेज 3 में आए। स्टेज 2 में भी इंक्रीज़ हुआ जो लोन बुक वहाँ पे हुआ करता था उनका। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा वीकनेस दिखा इस वाले क्वार्टर के अंदर में। उसका कहीं ना कहीं मार्केट में उसका इम्पैक्ट दिखा। तो बाकी अगर हम बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20% का उनका CAR है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। उसको वो लिवरेज भी कर रहे हैं। लिवरेज काफ़ी अच्छा इस बार लिवरेजिंग भी काफ़ी अच्छी करी उन्होंने लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। डिसअपॉइंटिंग नहीं था किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज का। फार्मा थोड़ा सा उनका वीक रहा इस बार, पर्टिकुलरली CDMO की वजह से ज़्यादा वीक रहा। आगे के प्लान्स के बारे में डिस्कस करें तो उनका प्लान्स जो है वो उन्होंने 2027 में जो है उनका प्लान्स जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके है कि वो अभी के करंट AUM से 2x AUM पे रहेंगे और रिटेल की तरफ उनका जो मिक्स है लोन बुक का उसको मिक्स को चेंज करेंगे। तकरीबन उनका टारगेट जो है वो 60 to 70% रिटेल बुक करने का है। काफ़ी अच्छा विज़न है उनका, चीज़ों को लेके काफ़ी अच्छी एक आउटलुक है। अभी अगर हम देखें तो फार्मा और उनका फाइनेंशियल सर्विसेज की बुक का डीमर्जर भी चल रहा है। तो फार्मा की बिज़नेस जो है वो अभी डीमर्जर के फेज़ में है। डीमर्जर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि Q3 FY23 में कंप्लीट हो जाएगा और डीमर्जर के बाद पिरामल फार्मा जो है वो लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। अभी रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो NCLT के लेवल पे अभी रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है जो होपफुली जल्द ही आ जाएगी। और बाकी सारे जो रिक्वायर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल थे RBI की तरफ से वो सारी चीज़ें आ गई हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस, शेयर होल्डर, जितने भी क्रेडिटर्स उनकी तरफ से जो आने थे वो सारे अप्रूवल्स आ गए हैं। बस NCLT की अप्रूवल पेंडिंग है और जैसा कि मैनेजमेंट का अपना गाइडेंस है कि वो Q3 FY23 में पिरामल फार्मा को लिस्ट करा पाएंगे, कंडीशन टू सब्जेक्ट टू कि उनको सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी। विज़न वाइज भी काफ़ी अच्छी है। रिटेल बुक की तरफ भी उनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। माइक्रो फाइनेंस की बिज़नेस भी उन्होंने स्टार्ट करी है। फार्मा का बिज़नेस थोड़ा सबड्यूड रहा, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला। थोड़ी एसेट क्वालिटी में वीकनेस रही फाइनेंशियल सर्विसेज के बिज़नेस में, उसका भी असर रहा उसके रिजल्ट्स पे। तो ओवरऑल देखें तो ये क्वार्टर थोड़ा सबड्यूड रहा पिरामल फार्मा का, बट आगे के आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आने वाले 6-8 क्वार्टर्स के अंदर में हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं अभी के करंट स्टेज में जो फार्मा कंपनी चल रही है उसके अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे उनके कैपेक्स के प्लान भी हैं, मर्जर एक्विजिशंस के भी प्लान हैं। CDMO में काफ़ी अच्छे उनका फोकस काफ़ी अच्छा है। कई मॉलिक्यूल्स जो हैं रोल होने वाले लेवल्स पे भी हैं। तो आउटलुक वाइज फॉर द लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली रिजल्ट्स का थोड़ा वीकनेस का ओवरहैंग एक्सपेक्टेड है। So that is all about Piramal Pharma and Piramal Financial Services। अगर हम देखें कंसोलिडेटेड पे तो Piramal Enterprise Limited।
सो आज के लिए हमारी तरफ से जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की एनालिसिस थी वो यही थी। होप करते हैं कि आपको ये क्वार्टरली एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आगे भी हम आपके लिए इस तरीके की क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस लाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड डे।